देखो बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हाइड्रोलिसिस वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस का मतलब आप ये समझो कि किसी भी चीज के अंदर पानी को डाल, तो वाटर जो है ना वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग, बैठो बेटा, एजेंट है। तो हाइड्रोलिसिस वाटर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग एजेंट है। कल हमने फोटोसिंथेसिस वाले कल वाला लेक्चर देख लिया आपने सारा। स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग एजेंट है वाटर। स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग एजेंट करता क्या है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जैसे यहाँ पे ना बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ क्या, इट डिसॉल्व्स। ये क्या करता है, साथ में लिखते रहो, कंसंट्रेशन बनी रहेगी। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। कौन? वाटर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड फ्यू कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स भी हैं, आयनिक कंपाउंड्स तो हो ही जाते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व। ठीक है, तो अब कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कैसी कैसी रिएक्शंस वो शो करते हैं। जैसे P4O10, इसके अंदर क्या डाला, H2O डाला हमने, तो ये बनेगा बेटा H3PO4। ठीक है, तो ये पता क्या बना, इसको ध्यान से देखना, ये रिएक्शन तुम्हें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे आपको बहुत इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। दिस इज व्हाट नॉन मेटल। अंश इधर देख लो, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वाटर में डाल के कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर ये ऑक्साइड्स एसिडिक इन नेचर होते हैं तो ये क्या बन रहा है, ये फॉस्फोरिक एसिड ही बन रहा है। जैसे H2SO4, HNO3, ये देखो इसका नाम क्या है, H3PO4। मतलब ये समझ में आ गया ना कि जो हमारे पास ऑक्साइड होगा किसका, फास्फोरस का, वो वाटर में अगर डिसॉल्व करेंगे तो H3PO4 का जो है हमारे पास फॉर्मेशन होगा। एक और ऐसा कंपाउंड है हमारे पास SiCl4। इसका अगर मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, SiO2 बन रहा है, प्लस साथ में क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको अपने दिमाग में बिठा लो। तो जब हम लोग SiCl4 को हाइड्रोलाइज करते हैं, SiCl4 को हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या, SiCl4 के अंदर जब हम लोग वाटर डालते हैं तो हमारे पास एक HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास साथ में, यहाँ पे SiO2 जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब हाँ, किसका, सिलिका का ऑक्साइड है ना बेटा जी, आप लेट होते हैं, 3 मिनट शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं SiCl4 की, H2O की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, SiO2 बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सिलिका का क्लोराइड है। ठीक है, अब ये जो सिलिका वाला, ये सिलिकॉन वाला ग्रुप है ना, ये कार्बन के नीचे लाई करता है। सिलिकॉन जो SiCl4 का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, SiO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, HCl जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब देखो, इस रिएक्शन को लर्न करने का, रट्टा मारने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। शायद इस तरह से बनाऊंगा तो आपको जल्दी याद हो जाए। Si, मैंने क्या किया, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया Cl, यहाँ लगाया Cl, और यहाँ लगाया Cl। आइडियली इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है, लेकिन मैंने इसको जो है वो इस तरीके से फॉर्म कर लिया। उसके बाद क्या करो बेटा, H2O ऐसे लिखो, यहाँ पे भी H2O ऐसे लिखो, इसके सामने लिख दिया H2O सिलिका के सामने। होगा क्या बेटा, आप ये समझो, ये जो है ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा, HCl। समझ गए, ये जो है ये हमारे पास किस चीज को फॉर्म कर रहा, HCl। ये जो ऑक्सीजन दोनों बचे ये किसके साथ जुड़ जाएंगे,
सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएंगे और हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा, SiO2 का फॉर्मेशन जो है। चलो ये SiO2 वाली रिएक्शन होगी ना, ठीक है। HCl हमने सामने रख दिया तो HCl बीच में से निकल गया, SiO2 जो है वो अलग हो गया। उसके बाद देखना बेटा ये क्या है हमारे पास, Mg3N2 और हम लोग क्या कर रहे हैं साथ में वाटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग आयनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, पहले आप ये मेरे को बताओ ये आयनिक कंपाउंड कैसे है, ये वाला। क्योंकि देखो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की क्या टेंडेंसी है बेटा, 2 पॉजिटिव वैलेंसी है, नाइट्रोजन की क्या वैलेंसी है, 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोगों के पास करेगा, Mg3N2, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है हम लोगों के पास करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये आयनिक कंपाउंड जो है वो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, किसी भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर में डाल रहे हैं, तो क्या होता है, कौन सी रिएक्शंस टेक प्लेस करेंगे ये देखना आप। MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में क्या, NH3 अमोनिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, अमोनिया का रिलीज जो है ये होगा। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हुआ, अब ध्यान से सुनना, मैं हर रिएक्शन को ना जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो बता रहा हूं। अब देखो Mg3N2 वाले कंपाउंड में Mg2 पॉजिटिव है और N3 नेगेटिव, इतना समझते हो। Mg3N2 यही है ना, क्या डाल रहे हैं हम लोग, वाटर डाल रहे हैं, तो वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं OH और H, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। समझ आया ये प्रोडक्ट्स कैसे बने। अब देखो ये क्या बनाएगा, MgOH2 बनाएगा, N3 नेगेटिव को कितने H चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, ये बनेगा। ऐसे लर्न करनी है, ठीक है। पीछे वाली भी और ये वाली भी जो है इस तरीके से आपके पास लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास कैसे हो रहा है, ये चीज को देख लेना। देखो हाइड्रेट्स जो है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से समझने वाला टॉपिक है। अंश आप इसको देखो प्लीज। 3 तरह के हाइड्रेट्स जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट है। पहला हाइड्रेट है कोऑर्डिनेटेड वाटर, इसको ध्यान से देखना बेटा। कोऑर्डिनेटेड वाटर का जो मतलब है वो क्या होता है, हमारे पास मान लो एक कोई एलिमेंट है क्रोमियम, इसकी वैलेंसी मैं लेके चल रहा हूँ 3 पॉजिटिव, ये एलिमेंट है क्रोमियम, इसकी वैलेंसी लेके चल रहा हूँ 3 पॉजिटिव। सबको मालूम है कि वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, एक पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड होने की वजह से वाटर के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। इतना समझ में आता है, वाटर एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड होने की वजह से वाटर के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब होता क्या है बेटा, ये इसको ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ एक बॉन्डिंग कर लेते हैं। समझ रहे हो बॉन्डिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फिजिक्स का सिंपल रूल है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या कर लेता है, हमारे पास एक बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से इन बॉन्ड्स को ना हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं ना थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ इस वाले कॉन्सेप्ट को। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बोलो फटाफट से, 24 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 4, आगे बोलना 3s2, जल्दी इधर देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, एक मिनट, 3d5, ये हो गया 4s1, ये क्या हो गया 4s1 हो गया, और साथ में क्या हो गया 3d5, ठीक है। अब बेटा इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं फटाफट से देखो, 3 पॉजिटिव है
क्रोमियम के ऊपर चार्ज कौन सा है? 3 पॉजिटिव है। ध्यान से सुन लेना यार, ये फंडा जो है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से गया हो? एक तो 4s0 में से, एक 3d3, 4s0 3d3। अब देखो s के अंदर हमारे पास कितने हैं? 0 है, ठीक है, और d के अंदर s तो 0 है ही है। d के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये भी बताओ? 3 4, और ये यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब ना 3d के अंदर कितने प्रेजेंट है बेटा जी? 3d, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, गलत बनाया ना, ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, और इसके बाद क्या हुआ? 4s4p, ये बन गया। आपको सारे ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं? अब ना मैं आपको इसका कोऑर्डिनेटेड वाटर का ना फॉर्मूला बताता हूँ क्या है। CrH2O 6, साथ में क्या? 3 पॉजिटिव। ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेटेड वाटर। कोऑर्डिनेटेड वाटर क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ, इसको देखो पहले ध्यान से करें। मतलब इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं? 6। एक ये ऑर्बिटल खाली है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देख रहे हो 6 ऑर्बिटल खाली है। अब 6 ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी रखते हैं। तो होगा क्या बेटा कि जो वाटर के ऊपर आप सबको मालूम है कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के ऊपर। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे? इन ऑर्बिटल्स में आके बैठ जाएंगे, जो 6 ऑर्बिटल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लगाए। तो ऐसे बॉन्ड्स जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में मेरे ही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल देते हैं, जिसमें हैंडशेक तो हो रहा है 2 एटम्स के बीच में, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही बंदा दे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोल देते हैं। नहीं समझे? चलो फिर देख लो हमारे पास। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, मैं एक बार इसको डिटेल में दोबारा से बता रहा हूँ। ये देख लेना, ये कंपाउंड है हमारे पास 3 पॉजिटिव, ठीक है। 3 पॉजिटिव कंपाउंड है ये वाला, और वाटर जो है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिखी थी। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमें ये पता लगा कि बेटा 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल खाली पड़े। 4p कैसे है? 4p नहीं है ये, एक मिनट, 4s4p है ना, ये सारे आउटर शेल के ऑर्बिटल है ना। देखो बेटा सुन, मैं 4p कैसे है अभी ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था जब हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, तो जो भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, उनकी सबकी एनर्जी बराबर होती है, ठीक है। अब देखो इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जब क्रोमियम को अप्रोच करेंगे बाहर से चार्जेस लेके, तो उसकी एनर्जी लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अप्रोक्सीमेटली सबकी एनर्जीज जो है वो बराबर हो जाएंगी, क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा रिपल्शन कॉज करने वाला वाटर जो है वो बैठा हुआ। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि इस रिपल्शन कॉज करने वाले वाटर की वजह से 3d 4s 4p की जिसकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जीज के हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली। और जिसकी वजह से वाटर इन जगह पे आके रिसाइड कर जाएगा 6 मॉलिक्यूल, जिसमें इलेक्ट्रॉन किसने दिए? वाटर ने दिए। कौन सा बॉन्ड बनाया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया। और क्या बना? क्या टाइप बोलते हैं या क्या कैटेगरी बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेटेड वाटर हाइड्राइड वाला जो है ये एग्जांपल है, जिसके अंदर वाटर का कोऑर्डिनेटेड हाइड्राइड जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको जो है वो क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। अब ये कह रहे थे कि दोनों एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन शेयर कर। बेटा देखो एक बॉन्ड होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये ऐसा देखो, एक होता है आयनिक बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, हम दोनों ने शेयर कर। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं दानवीर टाइप के एलिमेंट्स। दानवीर एलिमेंट्स क्या है कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन मैं दे दूंगा, तू रख ले, मेरे पास बॉन्डिंग कर, पैसे देके बॉन्ड बना रहा, मतलब वो हिसाब है। इलेक्ट्रॉन दोनों मेरे हैं, बॉन्ड मैं तेरे साथ बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने तेरा जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट था उसमें डाल दिए दोनों अपने इलेक्ट्रॉन। ऐसे बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स जो है वो हम लोग बोल देते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसके अंदर अगला जो बॉन्ड होता है बेटा वो हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल वाटर।
एक हाइड्राइट है हमारे पास कोऑर्डिनेटेड वाटर, एक हाइड्रेट है हमारे पास इंटरस्टिशियल वाटर। अब इंटरस्टिशियल वाटर क्या होता है, इसका एग्जांपल ले रहा हूं, BaCl2 डॉट 2H2O। अब इसके अंदर वाटर क्या कर रहा है, या इस डॉट H2O को लिखना ऐसे या इसको ऐसे लिखना, दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझ लेना। बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, इसका एक क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंस हम लोगों के पास रहता है। अब क्योंकि ये क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसके अंदर बीच में बहुत सारे स्पेसेस जो हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं। बीच में बहुत सारे स्पेसेस जो हैं वो क्या है, प्रेजेंट। इतना समझ में आया? ये स्पेसेस इतने बड़े होते हैं कि इस स्पेस के अंदर आके वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आराम से आके बैठ सकते हैं। तो इंटरस्टिशियल साइट्स का मतलब क्या होता है, जो ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर जो एटम्स के बीच वाली जगह प्रेजेंट है उनके अंदर ये सारे के सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो आराम से आके खुद बैठ सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग इंटरस्टिशियल वाटर वाले कंपाउंड्स जो है वो बोल देते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, BaCl2 डॉट 2H2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरस्टिशियल वाटर जो है वो हो गया। पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर भी समझ में आ गया और उसके बाद आपको इंटरस्टिशियल वाटर भी जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब अगला बेटा कंपाउंड है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये देखो। इसका ना एग्जांपल बेटा मैं ले रहा हूं आपको सामने। CU 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं। CuSO4 5H2, ये शायद आपको याद हो, ये ब्लू कलर का होता है जिसको ब्लू विट्रोल भी बोल देते हैं। ये क्लास 10th में आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करके टॉपिक था एनसीईआरटी में, उसमें शायद पढ़ा होगा। CuSO4.5H2O जो है वो हमारे पास क्या है, ब्लू कलर का कंपाउंड है। ठीक है, तो ये जो है मतलब CuSO4.5H2। अब देखने में ना ये इसके जैसा ही लगता है, BaCl2.2H2O। ठीक है ना, तो मतलब बच्चे क्या करते हैं, वो पूछेगा अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, तो दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार CuSO4.5H2O भी तो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट हो सकता है, ये भी तो बिल्कुल सेम वैसी डॉट लगा रखी है हमने। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में भी, लेकिन इसका आंसर है नो। डॉट का क्या सिस्टम है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसका डॉट का सिस्टम समझ लो अगर आपको नहीं पता। BaCl2 है, सॉल्ट है, इसमें हर BaCl2 के पीछे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल रेशियो की फॉर्म में, जिसकी वजह से टोटल कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है, जैसे अगर हम BaCl2H2 है, इसके अंदर हम स्पेसिस में हाइड्रोजन साइड कर देते हैं। हाँ, तो हम बोलेंगे कि कॉपर में भी तो कर सकता है। तो वही तो आंसर तो बताना है अभी मैं तो बता रहा हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं। अभी सुनिए मेरी कहानी जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर। इसका जो स्ट्रक्चर है ना बेटा CuSO4 का, इसमें क्या होता है, कॉपर H2O4 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, साथ में SO4 2 नेगेटिव और डॉट H2। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है इसका और इसको समझना बड़ा आसान है। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट किया। कोऑर्डिनेटेड हाइड्रेट में क्या था, क्रोमियम के साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो थे वो रिसाइड कर रहे थे। इसमें क्या है, कॉपर के साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो रिसाइड कर जाते हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। बाकी जो बची कुची जगह उसके अंदर होती है उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल आके फिट हो जाता है। तो दोनों काम हो रहे, जो ऊपर हमने करा ना, देखो ऊपर हमने क्या करा, पहला कॉन्सेप्ट करा जिसमें कोऑर्डिनेटेड वाटर बन रहा है, तो कॉपर जो है वो वाटर के साथ बना रहा है बॉन्ड, जैसे क्रोमियम ने यहाँ पे। ये वाला पॉइंट क्लियर है, कॉपर जैसे वाटर के साथ बना रहा है वैसे क्रोमियम यहाँ पे वाटर के साथ बना रहा है, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या था, जैसे यहाँ पे बीच वाली जगह के अंदर वाटर आके फिट हो जाता है वैसे ही जो है यहाँ पे भी वाटर आके फिट हो जाता है, लेकिन इसमें दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, और दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा, ये जो वाटर है ये दूसरे कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी साथ में कर रहा है।
दूसरे कॉपर सल्फेट के वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये कि कौन कौन से 3 हाइड्रेट्स जो है वो वाटर फॉर्म करता है और क्यों क्यों फॉर्म करता है, कैसे कैसे फॉर्म करता है, वो सारी कहानी जो है मैंने आपको BaCl2.2H2O का कोई स्ट्रक्चर है जो इसका है, उसका आंसर है नो। कारण Ba और Cl2 एक आयनिक सॉल्ट है जिसका एक अपना कंपाउंड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो रखा है, मतलब हर बेरियम के पीछे 2 क्लोरीन उसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेरियम की जो वैलेंसी है वो Ba2 पॉजिटिव यहाँ पे शो हो रही है, मतलब ये आयनिक कंपाउंड हो गया Cl नेगेटिव। और एक चीज आप याद रखो बेटा, आपको शायद ये कॉन्सेप्चुअली मेरी बात ठीक भी लगे, आयनिक कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। कारण बताओ, क्योंकि मान लो बेटा ये एक प्लस वाला, ये एक माइनस वाला, ये एक प्लस वाला, ये एक माइनस वाला, ये एक प्लस वाला, ये एक माइनस वाला, अबे कहीं पे भी हो कर तो अट्रैक्ट ही रहे हैं, कोई डायरेक्शनल सेंस थोड़ी ना है हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के पीछे, तो स्ट्रक्चर कैसे बोलेंगे हम उनका? स्ट्रक्चर तो भाई अभी थोड़ी बोलूंगा कि लेफ्ट में 4 डिग्री पे जो है वो क्लोरीन है, कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, वो कोई इस तरह से बॉन्ड शेयर करके नहीं बैठा हुआ कि सॉलिड स्ट्रक्चर है और उसने बॉन्ड शेयर कर रखे हैं। दैट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब उस बॉन्ड के अंदर कोई भी डायरेक्शनल सेंस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शनल सेंस प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग सॉल्ट नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, एक स्ट्रक्चर इनका भी होता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इनकी स्ट्रक्चर की ना, लेकिन सेंस केमिकल बॉन्डिंग वाले स्ट्रक्चर वाली सेंस नहीं है, दूसरी सेंस वाली स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बाकी तुम लोग अगले साल सॉलिड स्टेट्स में करोगे। जैसे मान लो ये क्यूबिक क्रिस्टल, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे हो सकता है सारे एटम्स इस क्यूब के यहाँ प्रेजेंट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन होता है, मतलब जो भी बेरियम क्लोराइड है वो इसी तरीके से उसमें सारे एटम्स अरेंज है क्यूब्स के ऊपर, तो इसको बोलेंगे ये बेरियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कई बार क्या होता है एक बीच में भी एटम होता है इसमें, और उसको बोल देंगे बॉडी के सेंटर में भी है, उसको बोलेंगे BCC स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग जैसे नहीं होते, इनके स्ट्रक्चर्स के इस तरह के नाम होते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, बॉडी के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इन फेसेस के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट है तो उसको बोल देंगे फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है। ये सारी कहानी अगले साल तुम लोग सॉलिड स्टेट्स में पढ़ने वाले हो। केमिकल बॉन्डिंग जैसा कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं है। बोलो, जैसे BaCl2 कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, आयनिक कंपाउंड है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता इसका, तो कोवलेंट बॉन्ड इसका भी नहीं होता COS। अब यार इसमें वाटर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना इसके साथ, कोवेलेंट तो मैंने यहाँ पे भी नहीं बोला, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना वाटर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है ही है ना। जैसे इस वाले केस में देखो ना, ये जो क्रोमियम और वाटर वाला केस है, इस केस में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन नहीं रहा है ना, कोवेलेंट नहीं है ना ये बॉन्ड, कोवेलेंट आयनिक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स पे आके ऑक्सीजन के लोन पेयर आके बैठ गए, तो यही काम इसमें हो रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड तो यहाँ पे भी नहीं है, बस इसका एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ, यही लाइन। हाँ बस ये एग्जांपल्स हैं, मेरे को लगता नहीं है और एग्जांपल्स। एक ना आप एक काम करो, आप लोग ना ये एनसीईआरटी पकड़ लो साथ में ना, मैं हाइड्रेट्स पे हूँ, मतलब 4था-5वां पेज है, कुछ चीज छोड़ूंगा तो मुझे भूल देना, वैसे मुझे लगता नहीं है मैंने कुछ छोड़ा। चलो नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ाओ, लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, दैट इज आधा घंटा लगेगा, हार्ड वाटर एंड साथ में क्या, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या चीज है ये बेटा प्लीज आप देख लो। देखो आपने हार्डनेस ऑफ वाटर का जो कॉन्सेप्ट है ये शायद आपने क्लास 10 से पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मेरे को लगता है कट गया था सिलेबस से ना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में था ये। हार्ड वाटर सिंपल भाषा में समझाता हूँ, जिस पानी के साथ तुम कपड़े धो सकते हो, जो साबुन के साथ झाग बना देता है, दैट इज सॉफ्ट वाटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। ऐसा पानी जिसकी साबुन के साथ झाग नहीं बनती, वो हमारे पास कौन से वाली कैटेगरी में चला जाता है, वो हम लोगों के पास एक हार्ड वाटर वाली कैटेगरी में जो है वो चला जाता है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी, अ वाटर विच फॉर्म्स लेदर विद द सॉप। लेदर का मतलब होता है झाग,
ऐसा पानी जो सॉफ्ट वाटर के साथ मतलब लेदर बना रहा है साबुन के साथ, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और हार्ड वाटर कौन सा होता है? जो साबुन के साथ एक लेदर को फॉर्म नहीं करता है, एक इनसॉल्युबल सा स्कम वर्ड यूज करते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, फॉर्म कर देता है, उसको हम लोग जो है वो हार्ड वाटर बोल देते हैं। अब हार्ड वाटर बेसिकली है क्या, ये चीज समझना। हार्ड वाटर के अंदर ना क्या होता है, हमारे पास ये होते हैं HCO3 नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है बेटा? बाई कार्बोनेट। ठीक है। दूसरा हम लोगों के पास क्या होता है? सल्फेट। एक हो गया बाई कार्बोनेट, एक हो गया सल्फेट, एक हो गया Cl नेगेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ठीक है। तो ये वाले सॉल्ट्स किस किस के? मैग्नीशियम के और कैल्शियम के अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब क्या? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, मैग्नीशियम सल्फेट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? हार्ड वाटर। ऐसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, तो 3 सॉल्ट्स आप अपने दिमाग में बिठा लो कि हार्डनेस ऑफ द वाटर इज जस्ट ड्यू टू ये और ये। वाटर प्रेजेंट है, अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तो अब बेटा पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं? वो पूछेंगे, अब देखो ना कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, वो ऐसे दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ड वाटर। अब यहाँ उन्होंने कार्बोनेट, वो याद रहता नहीं है, बाई कार्बोनेट था, याद रखो कार्बोनेट की बात मैंने नहीं करी। कौन कौन से हैं? सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं इन 3 की, तो मतलब यही 3 है बस। इसके अलावा अगर कोई भी प्रेजेंट होगा तो वो वाटर की हार्डनेस को जो है वो जनरेट नहीं कर रहा। ये चीज आपको जो है वो याद रखनी। ठीक है। अब ये जो हार्डनेस है ना बेटा, ये हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है टेम्परेरी और एक हार्डनेस होती है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब, जैसे टेम्परेरी का मतलब समझते हो कि जो इजीली रिमूव हो सकती है, टेम्परेरी है, ठीक कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, तो वो होगी टेम्परेरी हार्डनेस। और एक होती है हमारे पास क्या? परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मतलब है जो करेक्ट नहीं कर सकते। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लो, वो सिर्फ इसकी वजह से होती है HCO3 नेगेटिव, जो कि किस किस का? कैल्शियम का और मैग्नीशियम का जो है वो अगर हो तो इसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो होती है। देखना आंसर आता है क्यों, ध्यान से सुनना, आपने ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ रखी है। जैसे मान लो मैं लूँ ये HCO3 ट्वाइस, यही है ना इसका फॉर्मूला, क्योंकि HCO3 की वैलेंसी है -1, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो CaHSO3 ट्वाइस। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। मतलब जिस वजह से, दैट इज बाइकार्बोनेट, हमारे पास हार्डनेस ऑफ द वाटर थी, उसको मैंने हीट करके खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि हीट करके बाइकार्बोनेट तो रहा ही नहीं। बाइकार्बोनेट किसके अंदर चेंज हो गया? हम लोगों के पास एक कार्बोनेट के अंदर चेंज हो गया, तो इसलिए इसको टेम्परेरी बोल दिया। मतलब सिंपल पानी को बॉयल कर दो, पानी उबाल दिया तो हार्डनेस खत्म। ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बोल देते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग एक सिंपल हीटिंग से जो है वो क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। 1 मिनट, इस प्रोसेस का ना एक नाम शायद नहीं है, बस यही है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि बॉइलिंग से जो है वो हम लोगों ने, पानी को उबालने से जो है वो हम लोगों ने उसकी टेम्परेरी जो हार्डनेस थी उसको रिमूव कर दिया। अब आगे बात करते हैं बेटा परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर जो है वो किसकी वजह से है? बोलना जरा, क्या क्या बचा? क्लोराइड बचा, और क्या बचा? सल्फेट बचा। किस किस का? कैल्शियम का और किसका? मैग्नीशियम। इन दोनों की वजह से वाटर जो है वो हमारे पास क्या रहता है? परमानेंटली हार्ड वाटर है। इसको आप सिंपल मेथड से जो है वो रिमूव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा केमिकल बड़े बड़े प्रोसेसेस है। एक तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है, बट आप अभी अपने दिमाग में बिठा लो परमानेंट हार्डनेस जो है क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से जो है वो होती है, और इसको सिंपल बॉइलिंग से हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये आपको अपने दिमाग में जो है
वो बिठा देना। हाँ अभी रुको, अभी करवा रहा हूँ, तो मैंने कराया नहीं है, तो आ रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग से रिमूव कैसे करनी है। अब यहाँ बच्चे फंसते हैं बेटा, एक रिएक्शन बता रहा हूँ मैं, और ये तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की थी, अब ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, इसको अगर मैं हीट कर रहा हूँ ना बेटा, तो यहाँ बनता है MgOH ट्वाइस प्लस CO2। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है रिएक्शन, और जमीन आसमान का फर्क है तो यहाँ पे फंस जाते हैं। याद हमें ये वाली होती है, क्योंकि बचपन से यही करते आ रहे हैं, 10th में भी थी, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करो तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के केस में आप ये समझ लो कि इसको हीट करने के अंदर ये एक्सेप्शनल प्रोडक्ट जो है वो शो कर रहा है। क्योंकि ये एक्सेप्शनल प्रोडक्ट शो कर रहा है तो ये फेवरेट हो जाता है क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, MgOH ट्वाइस बनेगा, प्लस साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब अगला मेथड बेटा हम लोग देख रहे हैं, ये मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना। कैसे रिमूव करी हमने टेम्परेरी हार्डनेस, सिंपल बॉइलिंग से जो है हमने टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर दिया। अब एक और मेथड मैं अभी कर रहा हूँ टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, दैट इज लास्ट मेथड है आज की क्लास का, इसको हम लोग बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। अब क्लार्क्स मेथड के अंदर क्या होता है, मैं ये रिएक्शन लिख के बता रहा हूं आपको। जैसे CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट ले लिया मैंने, और क्या किया, CaOH ट्वाइस ले लिया, क्या बनाएगा, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखना थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये एनसीईआरटी में दे रखी है ये वाली MgHCO3 वाली, प्लस साथ में क्या 2CaOH ट्वाइस करा, क्या बना CaCO3 प्लस MgOH ट्वाइस प्लस वाटर, MgOH ट्वाइस प्लस वाटर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इसके अंदर और क्या है, एक चीज और जान, एक टर्म होती है हमारे पास क्विक लाइन, उसको बोलते हैं CaO। एक टर्म होती है हमारे पास लाइम वाटर, ये क्या है CaO प्लस H2O। लाइम, क्विक लाइम, लाइम को पानी में डाल दो, पानी में डाल दिया तो क्या बना CaOH ट्वाइस। तो हम लोग, और ये मेथड कौन सा, क्लार्क मेथड है। और मैं आपको बता दूं स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर होगा तो ये मेथड आपके स्कूल में पूछेंगे ही पूछेंगे कि क्लार्क्स मेथड से टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेथड टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का काम करता है। तो याद रखो क्लार्क्स मेथड जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर रहा है, बॉइलिंग जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर रही है। अब इसमें करते क्या है हम लोग, आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, क्विक लाइम लेते हैं, चूना, क्विक लाइम होता है चूना, उसको पानी में घोल के पानी के अंदर डाल देते हैं, रिएक्शन हो जाती है, बाइकार्बोनेट वाला सेटल डाउन कर जाता है सारा नीचे छूने के साथ ही, और बाकी जो है वो जो पानी बचता है वो हमारे पास कौन सा वाटर हो जाता है, एक सॉफ्ट वाटर वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो चला जाता है। एक चीज और है इसमें, तो बड़ा एक चीज और देखो, अगर एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, इसके अंदर ना ये पता नहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ कि हम लोगों को ना CaOH ट्वाइस का जो अमाउंट है ना दैट शुड बी वेरी स्मॉल। CaOH ट्वाइस का अमाउंट बहुत स्मॉल क्यों होना चाहिए, बिकॉज इट कॉजेज आर्टिफिशियल हार्डनेस। अब ये CaOH ट्वाइस जो है वो आर्टिफिशियल हार्डनेस बेटा कैसे कॉज कर रहा है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देख लेना एक मिनट। ये देखो CaOH ट्वाइस बहुत ज्यादा था, इसने CaCO3 जो है वो हमारे पास क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। तो ये अप्रोक्सीमेटली ना फिर से मिलके दोबारा इस चीज को फॉर्म कर देता, नहीं समझे,
मतलब जिस चीज को रिमूव करने के लिए मैंने उसको यूज किया वो फिर दोबारा बना दी उसने। वो कब दोबारा बनाएगा? जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट CaCO3 है। इतना ज्यादा प्रोडक्ट प्रेजेंट होने की वजह से जो है ये हमारे पास जो है वो दोबारा से बाइकार्बोनेट बना रहा है, आर्टिफिशियल हार्डनेस को कॉज कर रहा है। इसलिए जो है हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्विकलाइन जो है इसके अंदर इस्तेमाल करते